तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें टीसीएस के क्वार्टर 2 के नतीजे जारी हो चुके हैं और मेरे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे टीसीएस क्वार्टर 2 के नतीजों की बात करें, क्या अनुमान के मुताबिक रहे हैं, किस तरह से पूरे नतीजे रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपाली, अभी अभी नंबर्स आना शुरू हुए हैं तो बहुत इनिशियल रिएक्शन के तौर पे समझिएगा। नंबर्स दिख अच्छे रहे, अच्छे ऐसा कि कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं और कुछ शेड बेहतर। सबसे पहला आय का आंकड़ा 65,110 की एक्सपेक्टेशन, 65,800 करोड़ आया, तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर, या कह लीजिए आय का आंकड़ा ऑलमोस्ट इन लाइन डिलीवर करता हुआ। उसके नीचे उतरेंगे तो मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छी है। हम पिछले 2 दिनों से बता रहे थे कि टीसीएस के मार्जिन्स लार्जली फ्लैट रहेंगे। कुछ ब्रोकरेजेस हल्के एक्सपेक्टेशन कर रही थी बढ़ेंगे, कुछ गिरेंगे। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से 50 बेसिस पॉइंट्स यानी कि आधा % मार्जिन्स इंप्रूव हुए। ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन परफॉर्मेंस आई है टीसीएस की। अब इसमें ध्यान रखिएगा, टीसीएस ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ाई थी तो सितंबर 1 तारीख से, तो इस क्वार्टर में 1 महीने का उसका इंपैक्ट था। उसके बावजूद मार्जिन्स अच्छे हैं, तो शायद रुपए में जो कमजोरी आई थी इस क्वार्टर में, रुपया जो डिप्रिशिएट हुआ था, उसका फायदा मिला होगा। हाँ, एक चीज आपको डिसअपॉइंट कर रही होगी, वो है मुनाफा। जब आय बढ़ी, मार्जिन्स एक्सपैंड करे, तो मुनाफा क्यों 3 से 4% तिमाही दर तिमाही गिरा हुआ दिख रहा है। कई सारी ब्रोकरेजेस इस बात को फैक्टर इन नहीं करा था कि इस क्वार्टर में, आपको याद होगा बीच में टीसीएस ने अपडेट दिया था कि हम अपने कुल कर्मचारियों के 2% ले ऑफ करेंगे, निकालेंगे। वो बैठता है 12,000 कर्मचारियों के आसपास, और इस क्वार्टर के बीच में अपडेट आने शुरू हुए होते कि टीसीएस ने शायद पुणे कैंपस से 2,500 ले ऑफ्स करे। अब वो ले ऑफ करने के लिए आपको सेवरेंस पे देनी पड़ेगी, एक मुश्त पैसा देना पड़ेगा। शायद उसका एडजस्टमेंट हो रहा है, शायद नहीं, एक्चुअली उसका एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी 1135 करोड़ रुपए उस सेवरेंस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस कह रहे हैं वो लोग, वो लिया। ये रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वो सेवरेंस पे ही है जो इनको देनी पड़ी, एक मुश्त डोल आउट जो करना पड़ा है। इसीलिए मुनाफा तिमाही दर तिमाही आपको 3.5-4% गिरा है। ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने जब मुनाफे का आंकड़ा कहा था कि हल्की गिरावट ही देखने को मिलेगी, तो उन्होंने फुट नोट के तौर पर मेंशन करा था कि हम सेवरेंस पे का अमाउंट क्वांटम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, वो आ सकता है, वो आ गया है। तो इसीलिए वो मुनाफे का आंकड़ा तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा आपको गिरा हुआ नजर आएगा। तो टीसीएस थोड़े से और डिटेल्स चाहिए होंगे। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ, अब थोड़ी देर बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री समझ में आएगी, जब वो बातचीत शुरू करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि टीसीएस के नतीजों से ज्यादा कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। नतीजों में तो क्या था कि बीते क्वार्टर में कुछ बदला ही नहीं था, ना कुछ सुधरा ना बिगड़ा, बल्कि थोड़ा बहुत और बिगड़ ही गया था ट्रम्प साहब के कार्यकाल में, और दिक्कतें बढ़ गई थी H1B वीजा वगैरह की, तो वो सरदर्दी बड़ा है। इसीलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री, कब हालात, अभी कितनी दिक्कतें हैं, क्लाइंट दरअसल कर क्या रहे हैं, लार्ज डील बुक है कैसी, आगे किस तरह की ग्रोथ वापस लौट सकती है, वो सब ये आ गया आंकड़ा। कांस्टेंट करेंसी में आए बुरी नहीं है, और ये 0.3% तो ठीक है। जब आवाज ने अपना प्रेजेंट करा था अलग से तो 0.6% कहा था, 2/3, 0.65% हमारी एक्सपेक्टेशन थी, 0.8 आया है। तो एक्सपेक्टेशन से शेड बेहतर, कुछ ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। ये है आंकड़े, डिलीवर करा है टीसीएस ने, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। जियोजी इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह साहब जुड़ते हुए। गौरांग सर अभी भी ऑफिस में बैठे हो क्या? गौरांग सर, सादर प्रणाम आपको आशीष वर्मा जी, सादर प्रणाम आपको। ऑफिस में हो, घर पहुंच गया आप? बस रास्ते में है। गौरांग सर, नतीजे पता नहीं आपने सुने नहीं सुने, ठीक दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर ही दिख रहा है। आपकी भविष्यवाणी और आपकी टिप्पणी सुन रहा था, और मैं भी सहमत हूं आपसे आशीष जी कि निराशा नहीं है, ये अच्छी बात है। और वेतन को लेकर के जो हर्जाना देना था, उसको लेकर के अगर थोड़ा खामियाजा शुद्ध मुनाफे में हुआ है, उसको लेकर के ज्यादा चिंता मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए लोगों को, जिन्होंने भी टीसीएस के शेयर में निवेश किया है। अब हम बात कर रहे हैं तो एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति अब बताएंगे वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी मेरे को लगता है फोन एकदम से कटा है। डायरेक्टर साहब रीपैच करिए गौरांग सर को, कुछ और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं।
1 गीगावाट कैपेसिटी का एआई डेटा सेंटर इंडिया में खड़ा करेंगे। डीप कैपेबिलिटीज के लिए लिस्ट इंगेज नाम की कंपनी को सेल्स फोर्स से खरीदेगी टीसीएस। इस बार की कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $10 बिलियन है। बुरा नहीं है, पिछली बार एक्सपेक्टेशन से बेहतर थी। $10.4 बिलियन की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कितने ऑर्डर्स बैग करे। इस क्वार्टर में $10 बिलियन है। ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट करी थी 8 से 10, तो वो भी हायर एंड पे आता हुआ। वो एक्विजिशन रिलेटेड न्यूज थोड़ी सी और आए तो प्लीज रखिएगा। इंटरेस्टिंग एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, वो सेल्स फोर्स का एक आर्म शायद एक्वायर करने की तैयारी हो रही है। कितना खर्च करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट होगा। गौरांग से जुड़ गए क्या? आज ही जुड़ गया। हाँ, कॉल ड्रॉप हो गया था आपका। एक बार टीसीएस का हफ्ते भर का चार्ट लेकर आइए डॉक्टर साहब, या चाहे तो महीने भर का चार्ट दिखाइएगा। गौरांग से डिस्क्लोजर आपने पहले ही दे दिया, अभी मैंने स्टॉक का व्यू नहीं पूछा था आपसे। अब ये नंबर्स आ गए टीसीएस में, अहेड ऑफ द नंबर्स थोड़े बहुत मूव्स ऑलरेडी आने शुरू हुए। 52 हफ्तों के लोस से थोड़ा बहुत एक्शन आना शुरू हुआ था टीसीएस में। ये स्टॉक एक समय जब कोविड टाइम्स के बाद से स्पेंड बढ़े थे तो 30 टाइम पे चला गया था। आज करेक्शन के बाद 20 टाइम फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशंस तो करेक्ट करें, पर वो ग्रोथ लौटी नहीं है, तो शायद स्ट्रीट का भरोसा नहीं आ रहा। आप लोग दाव कैसे लगाओगे? टीसीएस खरीदोगे क्या, और खरीदोगे तो क्यों? देखिए, खरीदारी की राय है, जैसे मैं डिस्क्लोजर दे रहा था कि हमारी खरीदारी क्या राय है टीसीएस पर, कुछ दिग्गज शेयरों पर, कुछ मझौले, कुछ छोटे शेयरों पर। और मैं एक बात ये समझ के चल रहा हूँ आशीष भाई कि आईटी क्षेत्र निरंतर परिवर्तन होता है, और आज के दौर में जब इतने अनिश्चितता का वातावरण है तो आईटी क्षेत्र की कंपनियों के प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आपको सुविधाएं लेनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। और मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि भले आईटी को, एआई खास करके आर्टिफिशियल और जेन एआई को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन वो समस्या छोटी या मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए टीसीएस पर खरीदारी की राय है। और अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता दूं, करीबन 3600 से लेकर के 3800 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि। 3600 के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए आज से, बढ़िया, ठीक बात है। थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन इस बार के नंबर्स कंफर्टिंग है। वैसे टीसीएस के साथ बस दिक्कत ये कि गाइडेंस नहीं देते। इन्फोसिस और क्लैरिटी दे देता है उस लिहाज से, टीसीएस गाइड नहीं करता, इनकी इसलिए कमेंट्री का इंतजार रहता है। तो देखते हैं किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह के आउटलुक की बात करते हैं। गौरांग सर को नंबर्स पसंद आ रहे हैं, कंफर्टिंग नंबर्स हैं, और टीसीएस के करंट मूल्यांकन और आउटलुक को देखते हुए एक खरीदारी करने का कॉल है। ये जो जीत का व्यू है। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दीपाली। एक तो ये एनवायरमेंट पे चर्चा करनी है। H1B वीजास के इश्यूज जो सामने आए, उसके सबसे ज्यादा दिक्कत टीसीएस के लिए है। और ये जो लेऑफ्स वगैरह चल रहे हैं, कितना पेन और बचा है, क्या चल रहा है, उन सब पे बातचीत होनी है। सीएनबीसी का सारे सवाल उठाएगा, लेकिन ठीक है, रिजल्ट सीजन का आगाज तो दिवाली कह लीजिए अच्छा हुआ है। टीसीएस ने कंफर्टिंग रिजल्ट्स दिए। तो आशीष जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्या पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन माना चाहिए इसे? बिल्कुल मानना चाहिए। एक सेक्टर लीडर के जब इंकरेजिंग नंबर्स आते हैं तो कंफर्टिंग होता है। पिछले कुछ दिनों से इसीलिए टीसीएस के नंबर्स से पहले सारा आईटी वैसा दीपाली एक्शन में था। और आई एम अज्यूमिंग इन नंबर्स के बाद, अगर कमेंट्री में कुछ अलग नहीं आया, तो अब तक जो नंबर्स हमने डिस्कस करे उसको देखते हुए तो वाकई आईटी में एक बढ़िया पॉजिटिव रब ऑफ आप कल सुबह देखोगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी, और गौरांग जी आपका भी। आप हमारे साथ जुड़े और टीसीएस के पूरे नंबर्स को एनालिसिस किया। कमेंट्री पर जाहिर तौर पर नजर रहेगी, और क्या कुछ निकल कर आता है वो भी सबसे पहले आप सीएनबीसी आवाज पर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दें एक और बड़ी खबर, जल्द ही भारत में यूके की 9 यूनिवर्सिटीज के कैंपस खोले जाएंगे। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग और क्रिटिकल मिनरल के लिए भी करार हुआ है। इस दौरान यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत और यूके के बीच बढ़ती साझेदारी काफी अहम है, और ये दुनिया भर में स्थिरता और आर्थिक तरक्की के लिए ठोस जमीन तैयार करेगा। भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक आधार, महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक,
वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। साथ ही इस मौके पर यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत यूके के बीच पार्टनरशिप काफी अहम है। अब भविष्य का ध्यान रखते हुए दोनों देशों के बीच मॉडर्न पार्टनरशिप विकसित की जाएगी। इसमें एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। The UK and India stand side by side as global leaders in tech and innovation, and so we've also taken the opportunity to deepen our cooperation through our Technology Security Initiative, with new commitments on AI, advanced communication, defence technologies, and much, much more. तो मोदी और स्टारमर की मुलाकात की क्या मायने हैं, इस पर जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों नेताओं के बीच में जो मुलाकात हुई है काफी अहम मानी जा रही है, समझौते भी हम देख रहे हैं हुए हैं, तो किस तरह से आगे की दिशा इस मुलाकात से तय होती हुई दिखाई दे सकती है? मुझे लगता है इस पूरे मुलाकात को 3 नज़रिए से काफ़ी अहम माना जा रहा है। पहली बात तो ये कि स्ट्रेटजिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपने सुना होगा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि ये जो है सर में ताज के समान है ये रिश्ता। दूसरा कि जो कारोबारी रिश्ते हैं उसके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और तीसरा कि भारत के बच्चे जो यूके की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करना चाहते थे उनके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत में इसी से करना चाहूँगा। तो दरअसल इस मुलाकात के बाद जो साझा बयान जारी किया गया उसके मुताबिक यूके की 9 यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलेगी, यानी आप भारत में रह के यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकेंगे और वहाँ की डिग्री ले सकेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर के जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 8 यूनिवर्सिटीज़ जो है यूके के हैं। एक कैंपस गुड़गांव में खुला हुआ है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्साह लोगों के बीच में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको कूटनीतिक तौर पर, इस बयान को आप गौर से देखिएगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, वो कहा कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ है, यूएस का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा यूएसए की तरफ था, पूरी दुनिया में जिस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ है उस उथल पुथल के बीच में यूके के साथ जो साझेदारी है वो एक बहुत ही ठोस फाउंडेशन जमीन तैयार करने के लिए अहम मानी जा रही है। इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूके के प्रधानमंत्री ने भी भारत में की दावेदारी यूके जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें करने की वकालत की यहाँ पे, तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो मैंने कहा, कारोबारी लिहाज से ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुल 126 सदस्यों के डेलीगेशन के साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन है यूके की तरफ से। इसमें आपको रॉल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम, डियागो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश एयरवेज, इन सारी कंपनियों के प्रतिनिधि इस डेलीगेशन में आए हुए हैं। तो कारोबार बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें आपको बता दूं कि कई सारी चीज़ें, खासतौर से मिलिट्री ट्रेनिंग की बातचीत की गई है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें साझेदारी की जाएगी उसकी बातचीत की गई है, इसके लिए इंडस्ट्री गिल्ड बनाने की तैयारी की गई है, और एआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी आगे बढ़ेगी। तो सब लिहाज से देखें तो यूके का ये प्रधानमंत्री का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे, व्यापारिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टि से काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने ऐलान किया कि बिहार के हर उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसमें अभी तक कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की असली ताकत उसकी युवा आबादी है और अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी की सरकार आने पर न सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएंगे। सरकार बनने के 20 दिन में वो एक अधिनियम लेकर आएंगे और 20 महीने के भीतर सभी पात्र परिवारों में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी।
लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। पर क्या किसी राज्य के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होना संभव है? और क्या महिलाओं को 10,000 देने के एनडीए के ऐलान की काट में तेजस्वी ने पासा फेंका है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे, तो जरूर देखिए शाम 7:57 पर चुनावी टोकरी सरकारी नौकरी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।